हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः आज की इस नई वीडियो में, जो कि बिहार स्पेशल एस्टेट की 11वीं क्लास है ये। आज इसमें आपको स्पेशल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन रिहेबिलिटेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आने हैं, वो वन लाइनर क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे। 30 क्वेश्चंस होंगे इसमें। चलिए देखते हैं आज के कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। आप अपने दोस्तों को भी शेयर किया करें। कई बार बाद में मिलता है उनको, बहुत सारे सवाल होते हैं जो आपको आते भी होते हैं, और कई बार ऐसा होते हैं कुछ नए सवाल भी होते हैं जो आपको सीखने के लिए बेहतर हो जाते हैं और एग्ज़ाम में शायद मददगार हो जाएं। फिलहाल आज का हमारा पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31। कहता है कि समस्याओं की पहचान और विश्लेषण के बाद पुनर्वास की प्रक्रिया में अगला कदम क्या है। रिहेबिलिटेशन से रिलेटेड भी सवाल आ सकते हैं कि पुनर्वास क्या है। इसका फुल वीडियो बना हुआ है थ्योरी में, आप जाएंगे तो देखिए। रिहेबिलिटेशन से रिलेटेड वीडियोस प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि समस्याओं की पहचान और विश्लेषण के बाद पुनर्वास की प्रक्रिया में अगला कदम क्या है। उत्तर है लक्ष्य, समस्याओं और लक्ष्य मध्यस्थों को परिभाषित करना, उचित उपायों का चयन करना। क्वेश्चन नंबर 32 कि पुनर्वास की प्रक्रिया में उचित उपायों का चयन कर क्या करना चाहिए। उत्तर हस्तक्षेप की योजना बनाएं, कार्यान्वित करें और समन्वय करें। क्वेश्चन नंबर 33 लक्ष्य समस्याओं को परिभाषित करते समय पुनर्वास की प्रक्रिया में अतिरिक्त फोकस क्या है। उत्तर है उचित उपाय चुनें। अप्रोप्रिएट जो मेजर्स होते हैं, जो उपाय होते हैं, उसको चुनें जिससे कि बेहतर तरीके से पुनर्वास हो सके उस प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 34 योजना, कार्यान्वयन और हस्तक्षेपों के समन्वय के माध्यम से प्रक्रिया का लक्ष्य क्या हासिल करना है। उत्तर है पहचानी गई समस्याओं का समाधान और समाधान यानी कि जो प्रॉब्लम्स है उनको एड्रेस करना, समस्याओं का पता लगाना जो पहचान की गई है, और रिजॉल्व करना जो आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम्स हैं उनको। क्वेश्चन नंबर 35 पुनर्वास प्रक्रिया के संदर्भ में सर्वव्यापी लक्ष्य क्या है। उत्तर है हस्तक्षेप के माध्यम से लक्ष्य समस्याओं का समाधान। क्वेश्चन नंबर 36 शैक्षिक पुनर्वास का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। उत्तर है समाज के सभी वर्गों के लिए शैक्षिक उपलब्धि में सुधार। क्योंकि अलग अलग एरियाज होते हैं, अलग अलग क्षेत्र होते हैं पुनर्वास के, तो आप कितने सारे क्षेत्र हैं, आप फुल वीडियो देखिए, आपको उसमें पूरी जानकारी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 37 शैक्षिक पुनर्वास के संदर्भ में किस शब्द को संक्षिप्त रूप में टीएलएम कहा जाता है। उत्तर है शिक्षण अधिगम सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 38 प्रश्न शैक्षिक पुनर्वास के लिए हितधारक कौन है। उत्तर है विशेष शिक्षक, संसाधन शिक्षक और भी जो उससे रिलेटेड हैं वो भी। क्वेश्चन नंबर 39 शैक्षिक पुनर्वास में सभी बच्चों की स्वीकृति शब्द का क्या अर्थ है। उत्तर है सभी बच्चों को मुख्य धारा की शिक्षा में शामिल करना। ये सबसे बड़ी बात है, जब स्वीकृति एक्सेप्टेंस की बात आ जाती है तो हम सबको शामिल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 सवाल। क्वेश्चन नंबर 40 है कि शैक्षिक पुनर्वास के किस घटक में शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए सामग्रियों का उपयोग शामिल है। वह है शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम। कि शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए सामग्रियों का उपयोग शामिल है। टीएलएम उसमें बहुत बेहतरीन है। टीएलएम केवल ऐसा नहीं होता कि कुछ चीज़ें बना देना ही टीएलएम में, बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं जो विजुअल फॉर्म में, और आप जब पढ़ाने जाते हैं कोई लेसन ले लेते हैं तो एक टॉपिक से रिलेटेड कितने सारे लेसन टीएलएम बनाते हैं, वो सारे मददगार होते हैं शैक्षिक पुनर्वास में। क्वेश्चन नंबर 41 शैक्षिक पुनर्वास में संसाधन शिक्षक की क्या भूमिका है। जो रिसोर्स टीचर होते हैं, रिसोर्स एजुकेटर होते हैं। उत्तर है शैक्षिक आवश्यकताओं के लिए सहायता और संसाधन उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 42 शैक्षिक आवश्यकताओं के लिए सहायता और संसाधन उपलब्ध कराना क्या है। उत्तर है व्यक्तिगत शिक्षार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सिलाई शिक्षा। अब
यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं कि जब संसाधन की बात आती है तो कौन-कौन से संसाधन दे सकते हैं, जो वोकेशनल भी इसमें जुड़ जाता है। शैक्षिक आवश्यकताओं के लिए सहायता और संसाधन उपलब्ध कराना मतलब क्या है? तो संसाधन जो देंगे कौन-कौन से उपलब्ध कराएँगे, कैसे सहायता करेंगे, तो ये चीज़ें हो सकती हैं कि जो सिलाई शिक्षा है, टेलरिंग एजुकेशन है, आप वो दे दीजिए, वोकेशनल भी हो जाएगा बेहतर उनके लिए। कई बार ज़रूरी नहीं होता कि कोई डॉक्टर, इंजीनियर ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 43, शैक्षिक पुनर्वास के अनुसार सकारात्मक शिक्षण माहौल बनाने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? उत्तर है टीचर। अब टीचर वहां पर स्पेशल एजुकेटर होगा अगर दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 44, शैक्षिक पुनर्वास के सकारात्मक दृष्टिकोण का क्या महत्व है? उत्तर, सभी शिक्षार्थियों के लिए समावेशिता और समर्थन को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 45, यूएनसीआरपीडी का अनुच्छेद 27 मुख्य रूप से क्या संबोधित करता है? उत्तर है विकलांग व्यक्तियों या दिव्यांग व्यक्तियों के लिए काम और रोजगार का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 46, यूएनसीआरपीडी के अनुच्छेद 27 के अनुसार काम के संबंध में विकलांग या दिव्यांग व्यक्तियों का क्या अधिकार है? उत्तर है समावेशी और सुलभ वातावरण में दूसरों के साथ समान आधार पर काम करने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 47, यूएनसीआरपीडी का अनुच्छेद 27 विकलांग व्यक्तियों के रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने पर कैसे जोर देता है? उत्तर, खुले श्रम बाजार में रोजगार के अवसरों और करियर में उन्नति को बढ़ावा देकर। क्वेश्चन नंबर 48, जैसा कि यूएनसीआरपीडी के अनुच्छेद में बताया गया है कि रोजगार से संबंधित मामलों में भेदभाव को प्रतिबंध करने का उद्देश्य क्या है? अब अनुच्छेद 27 में उत्तर है सभी प्रकार के रोजगार में विकलांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर और शर्तें सुनिश्चित करना, क्योंकि ये रोजगार एम्प्लॉयमेंट से संबंधित है अनुच्छेद। क्वेश्चन नंबर 49 कि यूएनसीआरपीडी का अनुच्छेद 27 कार्यस्थल में विकलांग व्यक्तियों के पारिश्रमिक और काम की शर्तों के अधिकारों को कैसे संबोधित करता है? उत्तर है समान मूल्य के काम के लिए समान पारिश्रमिक सहित काम की उचित और अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करके, तभी तो उनके लिए ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 50, यूएनसीआरपीडी के अनुच्छेद 27 के अनुसार निजी क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों के रोजगार को बढ़ावा देने में राज्यों की पार्टियों की क्या भूमिका है? अगर आप एक्ट बहुत अच्छे से नहीं पढ़े होंगे तो एक्ट से संबंधित सवाल कर पाना बहुत मुश्किल है, तो भले ही लगा के आ जाएंगे, इसलिए उसको डिटेल में भी पढ़िए। इसका उत्तर है सकारात्मक कार्यवाही कार्यक्रम, प्रोत्साहन और अन्य उपाय लागू करके। क्वेश्चन नंबर 51, यूएनसीआरपीडी के अनुच्छेद 27 के संदर्भ में उचित समायोजन का क्या महत्व है? उत्तर है यह कार्यस्थल में विकलांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 52, अनुच्छेद 27 सार्वजनिक क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों के रोजगार के संबंध में क्या वकालत करता है? उत्तर है सार्वजनिक क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों को बढ़ावा देना और रोजगार देना। क्वेश्चन नंबर 53, यूएनसीआरपीडी के अनुच्छेद 27 के अनुसार विकलांग व्यक्तियों और जबरन मजदूरी कराने वाले व्यक्ति के संबंध में राज्यों को क्या सुनिश्चित करना चाहिए? उत्तर, राज्यों की पार्टियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विकलांग व्यक्तियों को दूसरों के साथ समान आधार पर जबरन या अनिवार्य श्रम से बचाया जाए। ऐसा नहीं कि कोई जबरदस्ती काम करेगा, नहीं, करना ही पड़ेगा क्योंकि और कोई नहीं कर सकता, तुम दिव्यांग हो तो तुम करो, जैसे पहले होता था ऐसे मनोरंजन के साधन, तो अब वैसा नहीं है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 54, रोजगार के दौरान विकलांगता प्राप्त करने वाले विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के संबंध में अनुच्छेद 27 का क्या उजागर है? मान लीजिए रोजगार कर रहा है, विकलांग हो गए, दिव्यांग हो गए, तो फिर उनके लिए अधिकारों के संबंध में क्या अनुच्छेद 27 क्या बात करता है, क्या उजागर करता है? उत्तर है राज्यों को अपने काम के अधिकार की सुरक्षा और प्रचार के लिए उचित कदम उठाने चाहिए, क्योंकि अगर कोई मान लीजिए बीच में दिव्यांग हो जाता है तो उसके साथ फिर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 55, दिव्यांगता अभिशाप है, यह क्या है? उत्तर है यह एक गलत धारणा है, मिसकंसेप्शन है। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि आईडीईए में कितने भाग हैं? आइडिया में कितने भाग हैं? ये 4 हैं, ए बी सी डी। अब इसका फुल वीडियो भी बन चुका है, आप देखेंगे तो सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 57, आईडीईए में कितने सिद्धांत हैं? उत्तर 6।
क्वेश्चन नंबर 58 भाषा एवं संप्रेषण क्या है? उत्तर है भाषा माध्यम है, संप्रेषण प्रक्रिया है। या तो डिपेंड करता है कि आपके 4 ऑप्शंस में से क्या होंगे। हो सकता है कि ये बोल दे कि भाषा एक कोड है, बिल्कुल। ये कोड काम आता है किसके लिए? प्रक्रिया, संप्रेषण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए। बोल देगा कि भाषा एक माध्यम है, जिससे हम क्या करते हैं? बोले कि हम अपनी बातों को व्यक्त करते हैं। और जब जवाब मिलता है, जब प्रोसेस दोनों तरफ से कंप्लीट होता है, तो बोलते हैं कि ये संप्रेषण हो गया। क्योंकि संप्रेषण कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आपने कोई चीज़ बोली, उधर से कोई रिप्लाई ही नहीं आया किसी भी वे में, तो फिर संप्रेषण नहीं होगा। फिर वो वन वे आप खुद से ही जितनी बातें चाहे कर लें। क्वेश्चन नंबर 59 दिव्यांग व्यक्तियों को कैसे बुलाना चाहिए? यहाँ पर कैसे बुलाना चाहिए? नाम से, बाय नेम बेहतर रहता है। आजकल तो बहुत सारे लोग, जहाँ पर जागरूकता नहीं होती, वो विकलांगता से ही बुलाते हैं। वो देखो लंगड़ा जा रहा है, वो देखो अंधा जा रहा है, वो देखो ऐसे, और ना, ये ऐसे वर्ड वर्जित हैं, नहीं बोलना चाहिए। नाम सबसे बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 60 डीबी में बी किस व्यक्ति से संबंधित है? डीबी मतलब डेसिबल में कैपिटल बी इज रिलेटेड टू व्हिच पर्सन? ये है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। जो इनका बेल है, उसी बी से बी को लिया गया है, इसलिए ये संबंधित है। तो ये आज के 30 क्वेश्चंस, वन लाइनर क्वेश्चन से आप इसमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि क्या ये ठीक है, या फिर एमसीक्यूज भी आपको मिलेंगे, आपको मैराथन क्लास भी मिलेगी। फिलहाल अभी आप ये चीज़ें भी जानते रहिए। कई सारे तरीके हैं जो आप तो ज़्यादातर जो अपना नोट्स बनाते हैं वो इसी फॉर्म में बनाते होंगे शायद, तो मैं सोचा कि इस तरीके से भी आपको प्रोवाइड कर दें। फिलहाल अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल पर विजिट करिए। बहुत सारी वीडियोज़ बन चुके हैं जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।